हे गाइस, आयुर्वेदा लाइफ में आपका स्वागत है। तो हम चरक का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने देखा संहिता किसे कहते हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर चरक में टोटल कितने स्थान और कितने अध्याय बताए गए हैं, फिर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो स्थान बताए गए हैं उसके कौन कौन से पर्याय हैं, तंत्रयुक्ति क्या होती है, तंत्रयुक्ति का प्रयोजन क्या है। इतना हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं टीका। चरक पे कितनी टीकाएं हुई हैं और इसके टीकाकार कौन हैं। तो चरक पे टोटल 43 टीकाएं हुई हैं और जो 17 टीकाएं हैं उनका उल्लेख हमें किस में मिलता है, संस्कृत में मिलता है। जो 6 हमें उपलब्ध हैं जिसमें से, और 2 जो हैं वो संपूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं कि जो टीका है उसके टीकाकार कौन है। तो चरक न्यास के टीकाकार कौन है, भट्टार हरिश्चंद्र। परिहार वर्तिका के टीकाकार कौन है, आषाढ़ वर्मा। चरक पंजिका के टीकाकार कौन है, स्वामी कुमार। निरंतर पद व्याख्या के टीकाकार कौन है, जयजट। ये उल्टा हो गया है। चरक न्यास के टीकाकार कौन है, अमृतप्रभ। आयुर्वेद प्रदीपिका के टीकाकार कौन है, चक्रपाणी दत्त। जलकल्प तरु के टीकाकार कौन है, गंगाधर राय। तो ये जो टीकाएं हैं इनके टीकाकार हैं, इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है, चरक न्यास के टीकाकार कौन है, भट्टार हरिश्चंद्र। तो इसकी हमारी ट्रिक क्या है, चाभी हरि की, चाभी हरि की। तो चा से हमारा क्या हो गया, चरक। भी से हमारा भट्टार हो गया, हरि से हरिश्चंद्र हो गया। फिर परिहार वर्तिका के टीकाकार कौन है, आषाढ़ वर्मा। तो हमारी ट्रिक क्या है, हर आषाढ़ में वार्ता होगी। तो परिहर से हमारा क्या हो गया, परिहार हो गया। आषाढ़ से आषाढ़ वर्मा हो गया। वार्ता से हमारा क्या हो गया, वर्तिका। अब चरक पंजिका के टीकाकार कौन है, स्वामी कुमार। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, चरक का पंजा एसके पर, चरक का पंजा एसके पर। तो चरक से चरक हो गया, पंजा से हमारा पंजिका हो गया, और एसके से हमारा क्या हो गया, यस से हमारा स्वामी हो गया, के से हमारा कुमार हो गया। अब निरंतर पद व्याख्या के टीकाकार कौन है, जयजट। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जीजी नीर पर व्याख्या करो, जीजी नीर पर व्याख्या करो। तो जीजी से हमारा क्या हो गया, जयजट हो गया। नीर से हमारा निर हो गया, पर से। तो इसको हम ऐसे निरंतर पद याद रखेंगे, और व्याख्या से व्याख्या। फिर जो चरक न्यास है इसके टीकाकार कौन है, अमृतप्रभ। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, अमृत का चस्का नया है, अमृत का चस्का नया है। तो अमृत से कौन क्या हो गया हमारा, अमृतप्रभ हो गया। चस्का से हमारा क्या हो गया, चरक न्यास हो गया। फिर बात करते हैं आयुर्वेद प्रदीपिका, आयुर्वेद दीपिका। इसके टीकाकार कौन है, चक्रपाणी दत्त। तो इसकी हमारी ट्रिक क्या है, दीपिका को चक्कर पानी दो, दीपिका को चक्कर पानी दो। तो दीपिका से हमारा क्या हो गया, आयुर्वेद दीपिका हो गया। चक्कर से क्या हो गया हमारा, चक्रपाणी हो गया। दू से हमारा क्या हो गया, दत्त हो गया। फिर जलकल्प तरु के टीकाकार कौन है, गंगाधर राय। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, गंगा जल पी के तरुण हो गए, गंगा जल पी के तरुण हो गया। तो गंगा से क्या हो गया हमारा, गंगाधर राय हो गया। जल से हमारा जल हो गया, के से हमारा कल्प हो गया, और तरुण से हमारा तरु हो गया। तो क्या, जल कल्प तरु। अब बात करते हैं चरक संहिता में कितने श्लोक बताए गए हैं, कितने सूत्र बताए गए हैं, कितने योग बताए गए हैं। तो चरक संहिता में टोटल 12,000 श्लोक बताए गए हैं, 9,295 सूत्र बताए गए हैं, और योग कितने बताए गए हैं, 1,950। और इसमें कितने देश का वर्णन हुआ है, तो 14 देश हैं। और इसमें कितने आचार्य के नाम आए हैं, तो 68 मतलब 68। फिर इसके बाद में इसमें सूत्र बताए गए हैं। सूत्र कितने बताए हैं, 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन से, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एकय्य सूत्र।
तो गुरु सूत्र होता क्या है? तो गुरु सूत्र मतलब कि जो गुरु द्वारा उपदेश दिया जाए, मतलब कि शिष्य जो है वो अगर गुरु से प्रश्न कर रहा है तो उसका जो आंसर देते हैं गुरु, उसको गुरु सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे आत्रेय के द्वारा आत्रेय को गुरु बताया गया है। फिर इसके बाद में शिष्य सूत्र। शिष्य सूत्र में क्या होता है? जैसे अग्निवेश, अग्निवेश किससे प्रश्न करते थे? आत्रेय से करते थे, तो ये हो गया शिष्य। फिर इसके बाद में प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, मतलब जो किसी आचार्य ने बताया है उसी में थोड़ा सा सुधार करके फिर कोई दूसरा बता दे, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिसंस्कर्ता। फिर इसके बाद में एकयीय सूत्र आया। एकयीय सूत्र में क्या होता है कि जैसे कि जो इसमें संभाषा परिषद है उसमें क्या होता है कि जो आचार्य लोग होते हैं वो बैठ के अपनी अपनी राय देते हैं, अपना अपना मत देते हैं। तो वही क्या हुआ, किसी एक आचार्य का जो मत होता है वही क्या होता है? एकयीय सूत्र होता है। फिर चरक संहिता में कितनी संभाषाएँ हुई हैं? तो 7 संभाषाएँ हुई हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 7 से संभाषा, 7 से 7, और 7 से ही सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ ये इनका वर्णन मिलता है? तो सूत्र स्थान में मिलता है, शरीर स्थान में मिलता है, सिद्धि स्थान में मिलता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 5S। तो सूत्र स्थान में हमें कितनी संभाषाओं का वर्णन मिलता है? 4। कहाँ कहाँ से? प्रथम अध्याय में, फिर 12वें अध्याय में, फिर 25वें अध्याय में और 26वें अध्याय में। और शारीरिक स्थान में कितनी संभाषाओं का वर्णन मिलता है? 2। कहाँ कहाँ पे? तीसरे और छठे अध्याय में। फिर सिद्धि स्थान में जो पहला अध्याय है एक संभाषा हुई है और उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? 11वें चैप्टर में, 11वें अध्याय में। अब बात करते हैं कि चरक संहिता में कितने आत्रेय आए हैं। तो कितने आत्रेय आए हैं? 3। कौन कौन से? पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय और बिच्छू आत्रेय। कौन कौन से? पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय और बिच्छू आत्रेय। अब इस बात करते हैं कि जो चरक संहिता में जो स्थान बताए गए हैं वो कौन कौन से दर्शन से प्रभावित हैं। तो जो सूत्र स्थान है इसका पहला चैप्टर, 8वां चैप्टर और 16वां चैप्टर। तो जो पहला चैप्टर है वो कौन सा? वैशेषिक दर्शन से प्रभावित है। जो 8वां है धर्मशास्त्र से, और जो 16वां है वो कौन सा? बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। जो विमान स्थान है हमारा वो न्याय दर्शन से प्रभावित है। जो शारीरिक स्थान है वो सांख्य दर्शन से प्रभावित है। और जो सिद्धि स्थान है वो वेदांत से प्रभावित है। फिर बात करेंगे कि आत्रेय के कितने शिष्य थे। तो आत्रेय के 6 शिष्य थे। कौन कौन से? अग्निवेश, पराशर, जातुकर, हारित, भेल, क्षारपाणी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अग्नि पार जातु हरि भले क्षार पिए। अग्नि पार जातु हरे भले क्षार पिए। तो अग्नि से क्या हो गया हमारा? अग्निवेश हो गया। पार से हमारा पराशर हो गया। और जातु से हमारा जातुकर्ण हो गया। हरि से हारित हो गया। भले से भेल हो गया। क्षार से क्षारपाणी हो गया। अब बात करते हैं रहस्य की। तो चरक संहिता में कौन सा रहस्य बताया गया है? किस स्थान को? चरक स्थान को। और अष्टांग में कहाँ पे बताया गया है? सूत्र स्थान में बताया गया है। फिर बात करते हैं कि किस स्थान को अग्निवेश का सिर कहा गया है, किस स्थान को अग्निवेश का पैर कहा गया है, किस स्थान को हाथ कहा गया है। तो जो सूत्र स्थान है कहीं कहीं पे शारीरिक स्थान का वर्णन भी मिलता है। इसको अग्निवेश का सर बताया गया है। और निदान स्थान को, कल्प स्थान को अग्निवेश का हाथ बताया गया है। चिकित्सा स्थान को, सिद्धि स्थान को अग्निवेश का पैर बताया गया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इस डायग्राम के थ्रू। तो जो अग्निवेश का सिर किसको बताया गया है? सूत्र स्थान या शारीरिक स्थान को। फिर अग्निवेश का हाथ किसको बताया गया है? कल्प स्थान और निदान स्थान को। अग्निवेश का पैर किसको बताया गया है? चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान को। अब बात करते हैं चरक संहिता के इतिहास की, कि इसके उपदेष्टा कौन है, तंत्रकर्ता कौन है, प्रतिसंस्कर्ता कौन है और संपूर्णकर्ता कौन है। तो आत्रेय पुनर्वसु को उपदेष्टा बताया गया है। इनका काल क्या था? 1000 ईसा पूर्व। और तंत्रकर्ता कौन है? अग्निवेश हैं। इनका काल क्या है? ये भी 1000 ईसा पूर्व है। फिर प्रतिसंस्कर्ता कौन है? चरक हैं। इनका कौन सा काल है? दूसरी सती। फिर इसके बाद में संपूर्णकर्ता कौन है? दृढ़बल। इनका काल कौन सा है?
चौथी सती। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो उपदेष्टा, उपदेष्टा किसको कह सकते हैं? मान लो कि टीचर, इसको मतलब कि टीचर क्या करता है? हमें उपदेश देता है, क्लास में आके क्या करता है? उपदेश देता है। तो टीचर क्या हो गया हमारा? उपदेष्टा हो गया। फिर इसके बाद में वो जो तंत्रकर्ता, तो जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? टीचर जो बोलता है उसको लिखते हैं, तो वो कौन से हो गए स्टूडेंट? तंत्रकर्ता हो गए। फिर प्रतिसंस्कर्ता कौन हुए? जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसका जूनियर आया, उससे नोटबुक ले लिया कि बॉस मुझे दे दीजिए, तो उसने दे दिया, तो जो बच्चा है उसको थोड़ा सा उसमें सुधार करके लिख दिया। उसकी जो बॉस की नोटबुक थी उसमें थोड़ी सी गलतियां थी, उसको उसने सुधारा, फिर उसको लिख दिया, तो वो कौन सा हो गया? प्रतिसंस्कर्ता। संपूर्णकर्ता क्या हुआ? फिर उसका जो कोई जो जूनियर है, उसका सुपर जूनियर आया, उसने मांगी, तो उसने जब उसको नोटबुक दी, तो उसमें जो उसके बॉस ने नहीं लिखा था उसने वो कंप्लीट कर दिया, तो क्या हो गया? हमारा संपूर्णकर्ता हो गया। जो चरक थे उनका वास्तविक नाम क्या था? कपिस्थल चरक। उनके पिता का क्या नाम था? विशुद्ध। और चरक के गुरु का क्या नाम था? वैशंपायन। और ये निवासी कहाँ के थे? तो पंचनंद। कहाँ? ये इसका नाम अब क्या है? पंजाब। फिर इसके बाद में ये किसके राजवैद्य थे? तो राजा कनिष्ठ के ये राजवैद्य थे। और वो जो राजा कनिष्ठ थे वो कौन से वंश के थे? तो कुषाण वंश के थे। फिर इसके बाद में चरक को क्या कहा जाता है? गोत्र प्रवर्तक। और किस कोटि के ऋषि कहा जाता है? यायावर कोटि के ऋषि। फिर इसके बाद में जो भाव प्रकाश हैं, उन्होंने इनको शेषनाग का अवतार भी बताया है। अब बात करते हैं दृढ़बल की। तो इनके पिता कौन थे? कपिल बलि। और इनका निवास स्थान क्या था? पंचनंदपुरी, जो क्या है? काशीपुरी में। फिर इसके बाद में इसके संपूर्णकर्ता कौन थे? इनको संपूर्णकर्ता भी कहा जाता है, दृढ़बल को संपूर्णकर्ता कहते हैं। और इन्होंने कितने चैप्टर को संपूर्ण किया था? तो 41 चैप्टर को इन्होंने संपूर्ण किया था। कहाँ कहाँ पे? चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय को? 17। कल्प स्थान में 12 और सिद्धि स्थान में 12। तो टोटल कितने अध्याय को इन्होंने संपूर्ण किया? टोटल 41 अध्याय को। और किस विधि द्वारा इन्होंने इसको संपूर्ण किया था? तो सिलोच वृत्ति विधि द्वारा इसको संपूर्ण किया था। अब बात करते हैं चक्रपाणी की। तो चक्रपाणी को किन किन नामों से जाना जाता है? चरक चतुरानन, सुश्रुत, सहस्त्रनयन। और इनका निवास स्थान क्या था? वीरभूमि, बंगाल। कौन सा ग्राम? मयूर ग्राम। और ये किस वंश के थे? तो लोध्रवंशी थे। इनकी टीकाएं कौन कौन सी हैं? चक्रदत्त संग्रह, शुभांकर, व्याकरण चंद्रिका, वैद्यकोश, शब्द चंद्रिका, सर्वसार संग्रह, द्रव्यगुण संग्रह। अब बात करते हैं सूत्र स्थान की। तो सूत्र स्थान में टोटल कितने अध्याय हैं? 30। तो पहले हम देखेंगे कि सूत्र किसको कहते हैं। सूत्र उसे कहते हैं जो मतलब जो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा अत्यंत जो विस्तार से बताई गई हों उसको छोटा करके बताना, अपने शब्दों में उसको अत्यंत अल्प शब्दों में बता देना। जैसे कोई चीज़ है तो उसको बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन उसको समझ के बहुत अल्प शब्दों में पूरी बातें उसको समझा देना, इसी को सूत्र कहते हैं। फिर इसके बाद में जो सूत्र स्थान है उसमें चतुष्क और संग्रह द्वय बताए गए हैं। तो ये क्यों बताया गया है? क्योंकि जो वेद काल था उसमें जो जितने भी जो मतलब कि विषय बताए जाते थे तो उसमें कैसे थे, जो 4-4 अध्याय में बताए जाते थे, 4-4 अध्याय का समूह बनाया जाता था। फिर इसके बाद में उसको स्पष्ट रूप से बताया जाता था। तो चरक ने भी उसी को आधार मान के क्या किया, इन्होंने भी 7 चतुष्क बताए और संग्रहद्वय बताए। तो बात करते हैं कौन कौन से इनके 7 चतुष्क थे। तो भैषज कल्पना, भैषज चतुष्क, या फिर इसको हम औसत चतुष्क कह सकते हैं। फिर स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क,
योजना चतुष्क और अन्नपान। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, हमारे पास दो ट्रिक है, एक तो है भेषणी करो योजना अन्नपान की, दूसरा है बीएसएनएल क्रियाज। तो भे से हमारा क्या हो गया, भेषज चतुष्क, सा से हमारा हो गया स्वास्थ्य चतुष्क, नी से हमारा निर्देश हो गया, का से हमारा कल्प हो गया, रो से हमारा रोग हो गया, योजना से योजना हो गया, अन्नपान की तो अन्नपान हो गया। अब बात करते हैं कि भेषज चतुष्क में कितने चैप्टर आते हैं। तो इसमें 1 से 4 चैप्टर आते हैं और इसमें किस किस के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें दीर्घायु का उपदेश दिया गया है, आयुर्वेद अवतरण बताया गया है, सच पदार्थ के बारे में बताया गया है, सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में बताया गया है, शिरोविरेचन के जो शिरोविरेचन आदि जो शोधन कर्म होते हैं उनके कौन कौन से द्रव्य होते हैं उनके बारे में बताया गया है, बहिर्परिमार्जन के द्रव्य के बारे में बताया गया है और महाकषाय के बारे में बताया गया है। फिर जो स्वास्थ्य चतुष्क है वो हमारा कौन कौन सा 5 से 8 है, उसमें क्या क्या बताया गया है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, वेग, इंद्रिय, सद्वृत्त का वर्णन इसमें किया गया है। फिर निर्देश चतुष्क जो है इसमें हमारा 9 से 12 चैप्टर आता है, इसमें क्या क्या है बताया गया है। तो चिकित्सा उपयोगी जो वैद्य हैं उनके बारे में बताया गया है, चिकित्सा के चतुष्पाद बताया गया है, ऐषणाएँ बताए गए हैं और जो वात है उसके गुण और दोष बताए गए हैं। फिर कल्पना चतुष्क, तो ये हमारा कौन कौन सा चैप्टर आते हैं इसमें 13 से 16 चैप्टर आते हैं इसमें। और क्या क्या इसमें बताया गया है, तो स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, ये जो इनके जो मतलब इन सब के जो उपक्रम है उसके बारे में, चिकित्सा के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद में रोग चतुष्क आता है, इसमें क्या बताया गया है, ये हमारे कौन कौन से इसमें चैप्टर आते हैं, तो 17 से 20 आते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, शिरोरोग, हृदय रोग और विद्रधि, मधुमेह आदि का वर्णन किया गया है। फिर शोथ, उदर, इन सब की क्या बताई गई है, इन सब रोगों की संख्या बताई गई है, नानात्मज विकार बताए गए हैं। फिर निज आगंतुज व्याधि, इन सब का वर्णन इसमें मिलता है। फिर योजना चतुष्क, इसमें क्या बताया गया है, अति स्थूल, अति कृश के लक्षण बताए गए हैं और उनकी चिकित्सा बताई गई है। लंघन, बृंघण, संतर्पण और शोणित व्याधि के बारे में बताया गया है यहाँ पे और उसकी चिकित्सा के बारे में बताया गया है। फिर अन्नपान चतुष्क में क्या बताया गया है, तो जो हितकर आहार विहार होते हैं उनके जो हितकर आहार और अहितकर आहार के बारे में बताया गया है। अग्नि द्रव्य के बारे में बताया गया है, रस अनुरस के बारे में बताया गया है, विरुद्ध अन्न के बारे में बताया गया है, सूख और शमीधान के जो वर्ग बताए गए हैं उसके बारे में इसमें यहाँ पर बताया गया है। धातु प्रदोष जो व्याधियाँ होती हैं उसके बारे में बताया गया है और उनकी चिकित्सा बताई गई है। फिर संग्रह दो इसमें क्या बताया गया है, जो प्राणायतन होता है, प्राणायतन, हृदय और आयुर्वेद के लक्षण के बारे में यहाँ पे विस्तार से वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि चरक की जो कुछ मौलिक देन हैं कौन कौन सी हैं, तो आचार रसायन या नित्य रसायन ये चरक की मौलिक देन है। फिर संभाषा परिषद कितने 7 बताए गए हैं, तो इसका जो विचार जो है संभाषा का विचार संहिता में अत्यंत विस्तार से किसने बताया है, तो चरक ने बताया है। फिर लोक साम्य पुरुष का सिद्धांत किसने दिया है, चरक ने दिया है। फिर प्रमाणों में युक्ति को स्थान किसने दिया है, चरक ने दिया है, तो ये चरक की मौलिक देन है। फिर प्रमाण को परीक्षा शब्द में किसने प्रयोग किया है, चरक ने प्रयोग किया है। 10विध परीक्षा और 10विध परिच्छ भाव ये किसकी मौलिक देन है, चरक की मौलिक देन है। फिर स्वभाव परमवाद किसकी मौलिक देन है, तो ये भी चरक की मौलिक देन है। और जो चरक हैं इन्होंने कितने महाकषाय बताए हैं, 550 महाकषाय बताए हैं, वो भी क्रम से बताए हैं। फिर निदान पंचक ये भी चरक की मौलिक देन है। तो थैंक यू गाइस, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।